वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 11th। हमने एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू की है जिसमें जो है वो हम जनरल स्टडीज़ के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। और शुरुआत जो है वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के साथ की है। प्लस साथ में हिमाचल प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी की क्लासेस को जो है वो हमने शुरू किया है। इसमें जो है वो हमारा टारगेट है कि हम प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज्योग्राफी की क्लासेस को कवर करेंगे। और प्लस साथ में हमारा फोकस है कि जिस तरह से जो है वो इस बार जो है वो पैटर्न चेंज हुआ है, जीएस के सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से जो है वो अब हम क्वेश्चंस को जो है वो कवर करेंगे इस पूरी की पूरी थीम के अंडर। एंड जो इनिशिएटिव हमने जो है वो जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग शुरू किया है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल होगा। स्पेशली अगर हम बात करें तो एचपी पुलिस, और उसके साथ में जो है वो पटवारी का एग्ज़ाम भी जो है वो जल्दी आने वाला है। इवन नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन जो है वो भी जो है वो जल्दी जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ में जो अभी अलाइड का मेंस एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, उसमें भी जो है वो हमारा ये इनिशिएटिव जो है वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि हम जो है वो हर कंसेप्ट को जो है वो इन डिटेल जो है वो अच्छे से समझ रहे हैं। तो इससे जो है वो हमें एक हेल्प मिलेगी कि जो भी क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आता है उसके रिगार्डिंग जो है वो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो एक थीम बनी होगी और हम जो है वो आंसर लिख सकते हैं। तो आप हम अगर हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 10 क्लासेस को जो है वो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। यानी कि हमने जो है वो 1526 से जो कहानी शुरू करी थी मॉडर्न इतिहास के रिगार्डिंग, या मध्यकालीन इतिहास से जो है वो हमने इसको शुरू किया था 1526 में बाबर के राइवल से, कि बाबर जो है वो किस तरह से भारत में आया। सबसे पहले हमने ये कवर किया था। देन उसके बाद हमने जो है वो 1857 तक जितने भी हमारा जो है लाइक मुग़ल रूल था, जिसमें हमारे जो जितने भी हमारे मुग़ल एम्परर्स थे, इनको हमने कवर किया पूरा अच्छे से। और उसके बाद जो है वो फिर हमने रीजनल स्टेट्स को पढ़ा था कि कौन कौन सी जो है वो रीजनल स्टेट्स थी, किस तरह से बनी, ये हमने पूरा कवर किया। फिर उसके बाद यूरोपियंस को हमने कवर किया था कि कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स थी और किस तरह से जो है वो ये पावर्स जो है वो भारत में आई। और ट्रेड से, यानी कि व्यापार जिस तरह से इन्होंने करना शुरू किया, और व्यापार से जो है वो पॉलिटी पर कंट्रोल किया, यानी कि पॉलिटिकल रूल जो है वो शुरू किया, ये सभी हमने समझा था ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज में। फिर हमने बैटल्स को भी सारी कवर किया, जितनी हमारी बैटल्स थी पूरी की पूरी। और लास्ट जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने बात की थी, और इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो आपसे पूछूंगा, आपको उसके आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो लास्ट जो हमने वीडियो डिस्कस की थी उसमें जो है वो हमने कैनिन से लेकर जो है वो लॉर्ड मेयो तक जो है वो बात की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट फेज़ है जिसमें बहुत सारे जो है वो रिफॉर्म्स हुए। और ये रिफॉर्म्स अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो है वो स्पेशली जो है वो देखे जाते हैं। अभी यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो ये कि एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। एक पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिन ने। वो कौन से ईयर में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था? आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 1858, 1859, 1860 या फिर 1861। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम बात करें फर्स्ट जो वॉइस रॉय थे, ठीक है, वो तो हमें क्लियरली पता है कि लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कौन थे? इसका आंसर जो है वो आपको हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज जो हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें अगर हम बात करें, ये आज का जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली रिफॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि रिफॉर्म्स, एक तो पहला फैक्टर आता है रिफॉर्म्स, सेकंड जो फैक्टर आता है वो आता है नेशनलिज्म का, या फिर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक तरह से नेशनलिज्म। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो आज हम जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और जो पहले गवर्नर जनरल है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब इनके रिगार्डिंग अगर हम बात करें की पॉइंट्स में, तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि जब ये भारत में आए 1872 में, ठीक है, ये ईयर याद रखना, 1872 से लेकर 76। तो इन्होंने जो है वो बहुत सारे जो है वो सोशल रिफॉर्म्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। या फिर हम ये समझ सकते हैं एक तरह से कि इनके टाइम पे जो है वो बहुत सारे जो है वो सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं स्पेशली नेशनलिज्म में। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सोशल रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए वो ये
कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर थे ना जितने भी ब्रिटिशर्स ने लगा रखे थे, इन्होंने उसको कम किया था, रिड्यूस किया था। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं जो है वो इन्होंने इंडियंस के फेवर में जो है वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो है वो इनिशिएटिव्स लिए। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में हम बात करें, जो डायरेक्ट जो है वो एग्ज़ाम में बनता है क्वेश्चन कि कौन कौन से जो है वो इवेंट हो रखे हैं इनके टाइम पे, और इस तरह से जो है वो हम इसको कवर भी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले की पॉइंट याद रखना है कि जब ये 1872 में आए तो इस टाइम पे 1873 में एक ईयर है, ठीक है, ये जो ईयर है इसमें एक इवेंट हो रखा है, वो है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसके साथ में ही 1875 में फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बन गया। ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसका जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, उसके बाद जो है वो शिमला भी जो है वो हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था। और फाइनल जो हेडक्वार्टर है वो है, अगर हम फाइनल हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली में। तो इस तरह से जो है वो हम लिंक करके पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये यूजीसी नेट में भी जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। देन उसके बाद इनके टाइम पे ही एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, दैट इज़ योर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आजकल न्यूज़ में चल रही है, तो इसको भी जो है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये क्या जो है वो यूनिवर्सिटी थी। देन उसके बाद एक जो फैक्ट है जो याद रखना है वो हमें ये, कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट म्यूनसिपल MUNICIPIL म्यूनसिपल जो आपकी जो कॉरपोरेशन थी, ठीक है, वो इस टाइम पे बनी है। ये याद रखना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 1871 में बनी, या फिर हम इसको इन शॉर्ट याद रख सकते हैं 72। ये भी जो है वो कहीं ना कहीं जो आपकी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे हो रखी है। फिर उसके बाद एक इवेंट जो छोटा सा और है वो है कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, प्रिंस ऑफ वेल्स ये जो है वो भारत आए हैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन जो है वो आया था, या प्रिंस ऑफ वेल्स किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आए थे, इस तरह से पूछा जा सकता है। देन अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगर हम बात करें जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डक्कन राइट्स। इसको अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि डक्कन राइट्स का कारण क्या था और क्यों ये हुए, 1875 में ये हो रखे हैं। और जो सोशल रिफॉर्म्स में अगर हम बात करें कि रिफॉर्म्स में कौन कौन सी जो मूवमेंट्स चली, तो सबसे पहला आता है आर्य समाज, ठीक है, इसको हमें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1875 में ये बना। सत्य शोधक समाज जो है वो बना था 1873 में, और ज्योतिराव फुल्ले ने जो है वो इनको बना रखा है, तो इसको भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे, इनके क्या क्या जो है वो मेजर इनिशिएटिव्स थे। प्लस एक मूवमेंट आती है दैट इज़ योर कुका रेबेलियन। कुका रेबेलियन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी जो है वो हम अच्छे से जो है वो कवर करेंगे कौन कौन से थे। प्लस साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी जो है वो इस टाइम पे हो रखे हैं। या अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल आता है इंडियन लीग का, इंडियन लीग जो है वो बनी थी जिसको शशिर कुमार घोष ने बनाया था। ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके टाइम पे बनी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटे से इवेंट के साथ, दैट इज़ योर प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत आए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, PRINC, प्रिंस ऑफ वेल्स। जब ये भारत में आए तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे, 1876 में ये भारत में आते हैं, तो इंडियन जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स, या अगर हम बात करें जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश करी कि रिफॉर्म्स की जो है वो बात की जाए। जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, ठीक है, ये बॉम्बे जो है वो इन्होंने विजिट किया था, बॉम्बे सबसे पहले आए थे। और उसके बाद ये कहाँ पर गए थे, मद्रास। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ आए थे, बॉम्बे आए थे, फिर उसके बाद मद्रास गए थे, और फिर फाइनली उसके बाद जो है वो कलकत्ता। तो ये तीन जो है वो मेन रीजन्स को जो है वो उन्होंने विजिट किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये जो है वो एल्डेस्ट सन थे, एल्डेस्ट सन थे क्वीन विक्टोरिया के। तो इस तरह से भी जो है वो हम इसको पढ़ सकते हैं, क्वीन जो विक्टोरिया थी उनके जो है वो ये एल्डेस्ट सन थे। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि इन जो इंडियन प्रिंसेस थे, ठीक है, अभी जब ये भारत में आए तो इंडियन प्रिंसेस ने जो है वो इन्हें क्या प्रोवाइड किया था, ऋग्वेद। ऋग्वेदा की एक बुक है जिसको ट्रांसलेट किया था मैक्स मुलर ने। तो ये पॉइंट भी हमें समझ आता है कि मैक्स मुलर ने जो है वो ट्रांसलेट किया था, और ऋग्वेदा की जो है वो एक कॉपी जो है वो प्रेजेंट की थी एज अ गिफ्ट टू द प्रिंस ऑफ वेल्स। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट पर चलते हैं डायरेक्ट, वो है कूका रेबेलियन। कूका रेबेलियन, कूका रेबेलियन जो है वो लिंक करता है आपका प्रेजेंट टाइम पे पंजाब के साथ, पंजाब के साथ ये लिंक करता है, और इसको एक तरह से जो है वो नामधारी मूवमेंट भी कहा गया है, नामधारी मूवमेंट। अब देखो कहीं ना कहीं एक तरह से ये नामधारी मूवमेंट के साथ लिंक करते हैं, नाम मतलब जो नाम धारण करते हैं।
तो हमने ये डिस्कस किया था पहले भी कि कोई भी अगर मूवमेंट होती है तो हम उसको इस तरह से जो है वो 3 हेड्स में डिवाइड करके जो है वो कवर कर सकते हैं। तो पहली जो फैक्टर है वो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मूवमेंट के जो है वो मेन रीजंस क्या थे, क्यों जो है वो ये जो है वो मूवमेंट हुई। देन उसके बाद इवेंट्स, और इवेंट्स में हमने बात की थी कि हमें जो है वो लीडर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन जो है वो लीडर था। और फिर हमने बात की थी रिजल्ट की कि फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या रहता है। तो अब देखो इसको पढ़ने का जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है। रीजंस अगर हम बात करें कि क्या जो है वो मेन कारण थे, तो सबसे पहला ये था कि काऊ प्रोटेक्शन। तो कैटल प्रोटेक्शन इनका जो है वो मेन टारगेट था कि कैटल को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। सेकंड, उसके बाद रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने कहा था, यानी कि जो रिचुअल्स है, जो फॉल्टी रिचुअल्स है उनको बायकॉट करना चाहिए, और एक तरह से जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो हमें सोसाइटी में लेकर आने चाहिए। देन उसके बाद लीडर्स की अगर हम बात करें कि कौन जो है वो इम्पोर्टेंट लीडर था, तो इसमें एक नाम आता है, उनका नाम है बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह जो है वो मेन लीडर थे इसके। और इसमें इवेंट्स की अगर हम बात करें कि जो इवेंट हो रखे हैं, तो इन्होंने जो है वो पंजाब में एक कंसेप्ट को प्रमोट किया था, दैट इज़ योर वन गॉड कंसेप्ट। वन गॉड कंसेप्ट को जो है वो इन्होंने जो है वो पंजाब में जो है वो प्रमोट किया था। और कहीं ना कहीं फिर इसको जो है वो ये वी आर रैलीज रैलीज निकालते थे यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है कि रैलीज और बड़े बड़े इवेंट या समारोह जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे। उसके बाद रिजल्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या जो है वो रिजल्ट देखा गया है, ये थोड़ा सा कोर पॉइंट रहता है। अभी क्या है कि जहाँ पे बात की जाती है कैटल प्रोटेक्शन की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो है वो एक फैक्टर जो है वो आ जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो है वो कॉम्युनल जो है वो क्लैशेस देखे गए हैं, कॉम्युनल जो है वो क्लैशेस देखे गए हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो ये एक कोर पॉइंट है, इसको भी हम याद कर सकते हैं। देन उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो कॉम्युनलिज्म, यानी कि एक तरह से हिंदू मुस्लिम गुट रिलीजियस फैक्टर आ गया। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है वो पीस मेंटेन करने की कोशिश की है। पीस मेंटेन यानी कि देखो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, पीस मेंटेन। तो इससे ये भी हमें क्लियर होता है, इस पॉइंट को हम एज एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं कि ब्रिटिश जो है वो पॉलिटिकली भारत में किस तरह से, पॉलिटिकली जो है वो भारत में किस तरह से एक्टिव थे, उसका ये एग्जाम्पल बन सकता है। देन उसके बाद रिजल्ट, फाइनली जब ब्रिटिश कोशिश करते हैं कि नहीं बात बनती है, तो एक रिजल्ट बनता है, वो बनता है सप्रेशन का। ठीक है, ब्रूटली जो है वो इसको सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और जो बाबा राम सिंह थे, बीआरएस भी हम इनको कह सकते हैं, इनको डिपोर्ट कर दिया गया था, इनको भेज दिया गया था रंगून। फेमस जगह थी उस टाइम पे कि जिसको आपने जो है वो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो पकड़ा, उसको जो है वो रंगून रंगून भेज दो। उसके बाद क्या है, एक पॉइंट हमें और याद रखना है इसमें कि ये जो मूवमेंट थी ना, इसको सभी सिखों ने सपोर्ट नहीं किया था। सिख मूवमेंट तो थी लेकिन सभी ने जो है वो इसको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए जो है वो ये मूवमेंट अपने आप जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आता है, वो आता है बिहार फेमाइन। अब ये एक पॉइंट हमने नामधारी के साथ समझा था कि जब ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया, और दूसरा ये बिहार फेमाइन। यहाँ पर एक फैक्टर आता है, वो ये कि 1873 से लेकर 74 के बीच में हुई। यहाँ ना ब्रिटिश ने क्या किया है, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है वो मेजर्स लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है, मेजर्स लिए हैं टू, ठीक है, कंट्रोल फेमाइन। अब इसका रीज़न क्या था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स भी जो है वो भारत आने वाले थे, प्रिंस भारत आने वाले थे। तो उसके रिगार्डिंग अभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलनी चाहिए, कोई भी जो है वो एट्रोसिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मेन टारगेट था। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो कोई कैजुअलिटी देखी नहीं गई है, नो कैजुअलिटीज़। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट रहता है कि कोई भी जो है वो KUSULTIES कैजुअलिटीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो देखी नहीं गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हम बात कर चुके हैं कि IMD जो है वो बनाया गया 1875 में। पहला जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। देन उसके बाद हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया शिमला, और फिर शिमला से जो है वो पुणे हेडक्वार्टर लेकर गए थे, और अभी फिर जो है वो प्रेजेंट टाइम पे न्यू दिल्ली में जो है वो भी हेडक्वार्टर है, उधर जो है वो हेडक्वार्टर प्रेजेंट वाला जो है वो ब्रिटिशर्स लेकर आए। ये हम याद कर सकते हैं। देन हमने एक बात की थी एक टैक्स की, दैट इज़ योर इनकम टैक्स। किसने ये टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले तो मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने अबॉलिश किया था, जो इनकम टैक्स जो है वो लगाया गया था, ठीक है, उसको जो है वो रीअपील भी कह सकते हैं एक तरह से कि रीअपील कर दिया था। ठीक है, और या फिर अबॉलिश भी कह सकते हैं कि अबॉलिश दिस टैक्स, और इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो इसको हम पढ़ सकते हैं।
देन उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स में हम बात करें जो इनके टाइम पे हुए, या जो आपका लॉ नॉर्थब्रुक था इन्होंने सपोर्ट किया, तो सबसे पहला जो है वो इन्होंने एक तरह से जो सिविल मैरिज सिस्टम था भारत में, कि जो भारत का जो है वो ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम है, फॉर एग्जांपल लाइक कि हम जो है वो एक तरह से आर्य समाज मैरिज को परफॉर्म करते थे, ठीक है, आर्य समाज मैरिज सिस्टम हो गया, उसको लीगली एक्सेप्ट किया, यानी कि परमिट किया, उसको एक्सेप्ट किया, कहा कि ये मान्य होगी, इसको जो है वो एक तरह से परमिशन दी, ठीक है, अंडर मैरिज एक्ट। इसमें एक एक्ट लेकर आए थे, यूनिवर्सल यूनिवर्सल मैरिज एक्ट 1872। तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट आया था 1872, जिसमें जो आर्य समाज मैरिजेस थी या जो सिविल मैरिजेस थी उनको जो है वो अलाउ किया था। उसके बाद एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है, दैट इज़ योर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो इस टाइम पे बनी, ठीक है, ये हमें याद रखना है, यूनिवर्सिटी जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस टाइम पे बनी 1875 में, और इसको बनाया था सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने जो है वो इसको बनाया था। ये जो है वो एक तरह से जो है वो, अगर हम बात करें सैयद अहमद खान के बारे में, तो ग्रेट मुस्लिम जो है वो रिफॉर्मर थे, ठीक है, और एक तरह से स्टेट्समैन भी जो है वो उनको कहा गया है। इन्होंने बहुत एफर्ट किए हैं मुस्लिम रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, और इनके रिफॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। और ये जो बनाई थी इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसमें एक राजा थे जिन्होंने जो है वो सपोर्ट किया था इनको, राजा, और उन राजा का नाम था राजा जय किशन। राजा जय किशन ने जो है वो इनको जो है वो सपोर्ट किया था टू एस्टेब्लिश दिस यूनिवर्सिटी। अब कारण ये थे कि ये जो यूनिवर्सिटी बनाई गई, इसके कारण क्या थे? सबसे पहले तो कोरे पॉइंट ये समझो कि 1842 में जो पर्शियन लैंग्वेज थी, यानी कि जो मुगल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया था इंग्लिश के साथ। इससे क्या हो गया कि जो दरबार में काम करते थे मुगल एम्परर के, वो हो गए अनएम्प्लॉयड। अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए एक तरह से, तो दैट मीन्स उनके पास अभी जो है वो कोई रोजगार नहीं है, तो वो जो इंक्लूड होने लगे वो एक तरह से जो है वो बैकवर्ड होने लगे। अब सैयद अहमद खान को ये लगा कि अगर इस तरह से जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी जो ख़त्म हो जाएगी, तो फाइनली इन्होंने क्या किया कि रिफॉर्म्स की शुरुआत करी। इन्होंने रिफॉर्म्स की शुरुआत करी, और ब्रिटिशर्स ने भी जो है वो इसको कहीं ना कहीं फ्यूल किया है, ताकि जो है वो एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जो है वो प्रमोट किया जाए, ठीक है, ये याद रखना है। देन उसके बाद एक ना एक ये जो है वो क्या करते हैं, एक एस्टेब्लिश करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। जो ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं 1864 में। कहाँ पर बनाते हैं? अलीगढ़ में, ठीक है, जिसका जो है वो कहीं ना कहीं लिंक होता है बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ। जिसमें इन्होंने जो कोर टारगेट रखा था वो ये रखा था कि हम जो है वो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन में जो है वो अब जो है वो मुस्लिम्स को पढ़ाएंगे, ताकि जो है वो मुस्लिम्स भी जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट का जो है वो हिस्सा बन सके। देन उसके बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, दैट इज़ योर डक्कन राइट्स, जिसके बारे में हम इन डिटेल जो है वो पूरा कवर करेंगे। तो डक्कन राइट्स सबसे पहले तो याद रखना कि 1875 में ये शुरू हुए थे, ठीक है, और मेनली पूना, ठीक है, सतारा, पुणे, सतारा और अहमदनगर। अहमदनगर, ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर जो है वो आपके डक्कन राइट्स का जो इन्फ्लुएंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। रीजंस वही हम इसको ट्रायंगल फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि क्या जो है वो मेन कारण थे। सबसे पहले रीजंस पढ़ने ज़रूरी है। देन उसके बाद इवेंट्स, और इवेंट्स में हमने बात की है, ठीक है, कि हम जो है वो लीडर को भी साथ में पढ़ेंगे, और फाइनली जो है वो रिजल्ट रहता है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो कोर फैक्टर समझते हैं कि क्या जो है वो मेन कारण थे इसके। तो सबसे पहला तो आता है हाई रेवेन्यू डिमांड। जो रेवेन्यू है डक्कन रीजन से वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, वो इतना ज़्यादा मांगा जा रहा था कि जो है वो पे नहीं किया जा सकता था। अब इस रीजन में सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि रोतवाड़ी सिस्टम था। जहाँ पे भी रोतवाड़ी सिस्टम होता है वहाँ पे दैट मीन्स फार्मर को टैक्स पे करना पड़ेगा ओनली इन कैश। जब कैश नहीं होगा तो वो लेगा लोन, ताकि वो कैश में भेज सके। तो इससे जो दूसरा रीज़न बनता है वो मनी लेंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी बनता है, ठीक है, जिनसे जो है वो पैसा उधार लिया जाता था वो भी जो है वो एक्सप्लॉइट करते थे। इसको भी जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रीज़न और भी आता है कि लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्रॉप जो है वो अच्छी नहीं हुई। क्रॉप फेलियर के केस में
क्रॉप फेलियर जो है वो लिंक करता है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के साथ, एक नेचुरल डिजास्टर्स के साथ, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। तो जो मेन जो कारण थे वो एंथ्रोपोजेनिक थे अलॉन्ग विद डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये मेन इवेंट हो गए कि यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट, देन उसके बाद एक्शन की अगर हम बात करें जहाँ पर जो है वो मेन इवेंट आते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है वो एक फेज आती है, दैट इज योर सोशल बायकॉट। सोशल बायकॉट का मतलब ये हो गया कि क्लियरली जो गुजराती और जो आपके गुजराती और मारवाड़ी जो मनी लेंडर्स थे, इनका जो है वो बायकॉट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोन तो हम इनसे ले रहे हैं फाइनली, लेकिन सोशल बायकॉट से जो है वो क्या होता है, उतनी जो है वो कामयाबी नहीं मिलती, और ये सोशल बायकॉट जो है वो एक तरह से सोशल अनरेस्ट में कवर हो जाता है, और गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ज़्यादा खास जो है वो ध्यान नहीं दे रही थी। तो फाइनली यहाँ पर क्या करते हैं कि जितने भी जो आपके पीजेंट थे, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जो मनी लेंडर्स थे, इनके घरों पर अटैक करते हैं, हाउसेस पर जो है वो अटैक करते हैं। और इस अटैक में ये जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन करवाए थे मनी लेंडर्स ने ड्यूरिंग द टाइम वैन जब लोन लिया था, तो उस टाइम पे जो एग्रीमेंट साइन करवाए थे उनको जो है वो इन्होंने जला दिया, ख़त्म कर दिया, यानी कि रिकॉर्ड्स को सभी ख़त्म कर दिया। ये इन्होंने मेन टारगेट रखा। उसके बाद रिजल्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहला तो देखो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं अभी, सब जो है वो चुपचाप जो है वो वेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट में सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट बनता है वो ये बनता है ब्रिटिश एंट्री, कि ब्रिटिशर्स ने एंट्री करी पीसफुली, जो है वो इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करी थ्रू पीस। और इसके लिए जो है वो उन्होंने अपॉइंटमेंट करी, ठीक है, ये हमें याद रखना है, एक कमीशन की, ठीक है, जिसका नाम था डक्कन राइट कमीशन, डक्कन राइट इंक्वायरी कमीशन। ये जो है वो अपॉइंट किया इन्होंने विद द कोर ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द डक्कन राइट पीसफुली। उसके बाद एक जो है वो ये एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था डक्कन, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, डक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट। मतलब ऑलरेडी जो है वो एक एक्ट लेकर आ गए थे, रिलीफ एक्ट 1879। तो ईयर भी याद रखना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो लाइक अगर हमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो कैंपेन आता है, दैट इज़ योर आर्य समाज। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्य समाज के जो फाउंडर थे वो थे दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये जो है वो फाउंडर थे। एसडीएस भी हम इनको पढ़ सकते हैं। 1875 में जो है वो इन्होंने ये जो समाज बनाया था विद द कोर ऑब्जेक्टिव, कहाँ पर बनाया था सबसे पहले ये याद रखना है, बॉम्बे में। और उसके बाद लेकिन जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में जो है वो शिफ्ट किया गया था। अभी मेन जो मोटिव था इसका वो था आर्य समाज का, कि जो वैदिक स्टडी है, ठीक है, वैदिक स्टडी, उसका जो है वो रिवाइवल किया जाए। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन आता है, दैट इज़ योर गो बैक टू वेदास, कि वेदास को जो है पर जो है वो वापस हमें कनेक्ट करना है। और सेकंड उसके बाद एक फैक्टर आता है, दैट इज़ योर अनटचेबिलिटी का। इन्होंने जो है वो अनटचेबिलिटी को जो है वो कंडेम्ड किया एक तरह से, और अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग जो है वो बहुत सारे जो है वो इनिशिएटिव्स को जो है वो उन्होंने रन किया। देन उसके बाद आर्य समाज को जो है वो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहा गया है। ये रिवाइवलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, ये सभी हम जो है वो कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम ये समझते हैं कि इसको एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहा गया है, यानी कि जो कुछ भी जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी से एग्जिस्ट कर रहा है, हमें उसी में रिफॉर्म्स करने हैं, हमें कुछ नया इनिशिएटिव नहीं लेना है, इसका जो है वो मेन टारगेट था। देन उसके बाद मैरिज एज की अगर हम बात करें, इनके टाइम पे जो मैरिज एज थी वो मैन के केस में 25 थी, और वुमेन के केस में जो है वो एक तरह से जो है वो 16 जो है वो वुमेन के केस में थी। तो ये अभी के टाइम में अगर हम बात करें 16, तो वो एक माइनर एज है, लेकिन उस टाइम पे ये प्रोविज़न था कि जो एज होगी वो मिनिमम वो कितनी होगी, एक तरह से 16 जो है वो वुमेन के लिए और 25 जो है वो मेन के लिए। देन उसके बाद इसी में ही आर्य समाज में जो है वो जो इंपॉर्टेंट अभी प्रेजेंट टाइम पे लिंक करता है, दैट इज़ डीएवी कॉलेजेस एंड स्कूल्स। इनका जो है वो नेटवर्क नॉट ओनली इन पंजाब बट अभी प्रेजेंट टाइम पे हिमाचल प्रदेश में भी है एस्टेब्लिश कैक नेटवर्क, जो कि आपका सीबीएसई से जो है वो लिंक करता है एक तरह से। तो इसमें जो है वो ये इंपॉर्टेंट रहता है, इन्होंने फोकस किया कि इंडियन कल्चर को जो है वो इंडियन कल्चर प्लस वेस्टर्न एजुकेशन दोनों को मिलाकर जो है वो हम पढ़ेंगे, ताकि हम जो है वो एक बेहतर जो है वो सोसाइटी बना सके। इनके एक फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस ये जो आपका आर्य समाज था, इनका एक मेजर इनिशिएटिव भी है जिसको हम अलग से पढ़ सकते हैं, दैट इज़ योर शुद्धि मूवमेंट।
शुद्धि मूवमेंट। अब ये शुद्धि मूवमेंट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल लाइक 1813 में सबसे पहले जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो भारत में आई। फिर ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें क्लियरली ये डायरेक्शन दी गई थी कि जितना हो सके इंडियंस को जो है वो क्या करो, कन्वर्ट करो सिखिज्म, कन्वर्ट करो क्रिश्चियनिज्म में। तो ये जो है वो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग शुद्धि मूवमेंट जो है वो लॉन्च की जाती है, ठीक है, जिसको हम याद कर सकते हैं। देन उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट इवेंट हुए इनके टाइम पे, जिसमें कुछ एक एक्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो वो सबसे पहला जो आता है वो आता है काऊ प्रोटेक्शन एक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स। काऊ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जा सकता है, 1882 में ये आया। देन उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अदर इवेंट की अगर हम बात करें तो एक तरह से जो है वो ये अपोज करते हैं आइडल वर्शिप को। आइडल वर्शिप को जो है वो इन्होंने जो है वो अपोज किया है। इमेज वर्शिप जो है वो नहीं होगी, इन्होंने एक तरह से जो है वो कंडेम्ड किया। और प्रमोट करते हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा को, कि जो कर्मा का जो सिद्धांत है उसको जो है वो प्रमोट करते हैं। प्लस एक बुक थी इंपॉर्टेंट जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, SATYARTH, सत्यार्थ प्रकाश। ये जो बुक थी, ठीक है, ये 18 अगर हम बात करें इसको लिखा है, या फिर ये नॉर्मली हमें याद रखना है कि दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो इसको लिखा है। यथार्थ जो है वो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो एक तरह से जो है वो हम इसको याद कर सकते हैं SDGs के एस के साथ, लाइक यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे अगर हम बात करें आर्य समाज में, तो सबसे पहला नाम तो लाला हरदयाल का ही आता है। हरदयाल जो है वो एक तरह से जो है वो आपका जो है वो लीडर थे इसके, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पंडित गुरु, ये भी इम्पॉर्टेंट लीडर है इसके, जिन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, पंडित गुरुदत्त। और स्वामी सजानंद, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसकी इनके बारे में हम पूरा जो है वो क्लियर करेंगे। श्रद्धा नंदा जो है वो इनके टाइम पे थे, ठीक है, इन्होंने भी जो है वो सपोर्ट किया था। और सेकंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ योर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इटसेल्फ जो है वो आपके जो है वो एक तरह से जो है वो क्या थे, आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, या अगर हम बात करें जिस तरह से मिडिवल पीरियड में रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए थे, तो उसके जो है वो उसमें इनका एक इंपॉर्टेंट जो है वो रोल रहता है। तो इस तरह से जो है वो हम कंबाइन करके इसको पढ़ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। देन उसके बाद अदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक कमीशन आया था जिसका नाम था फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन। ये जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन है, इसके बारे में की पॉइंट जो छोटा सा हमें याद रखना है वो ये कि 1875 में ये कमीशन बनाया गया, और इसका जो रिजल्ट था वो था फैक्ट्री के जो एक्ट थे, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट जो आपका 1881 में आया वो इसका रिजल्ट था। मतलब इस कमीशन ने क्या किया, रिफॉर्म्स जो है वो सुजेस्ट किए कि रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं टू रिफॉर्म वर्किंग सेक्शन, जो वर्किंग क्लास है उसमें रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए जो उन्होंने जो है वो मेजर इनिशिएटिव लिए। देन उसके बाद एक छोटा सा इवेंट, जितने भी लाइक छोटे छोटे इवेंट बोल के ऑलमोस्ट मैं सारे इवेंट्स कवर कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको याद कर सकते हैं, वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, THEOSOPHICAL। ये याद रखना है, एक सोसाइटी थी ये, ठीक है। ये सोसाइटी जो है वो इम्पॉर्टेंट कहाँ पर है, याद रखना कि ये सोसाइटी जो है वो वेस्टर्न लोगों ने बनाई है। सबसे पहला तो ये कंसेप्ट समझो कि वेस्टर्न जो पीपल थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने ये बनाई। जो प्रभावित हुए थे, ये याद रखना है कि जो प्रभावित हुए थे इंडियन कल्चर से, इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन के जो ट्रेडिशनल जो बुक्स थी, ठीक है, उनसे जो प्रभावित हुए थे इंडियन बुक से, और फिर उन्होंने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब यहाँ पर जो मेन लीडर है, ठीक है, जिन्होंने ये बनाई 1875 में, उनका नाम था HP, ठीक है, बलवट, BLV बल स्काई, ठीक है, बलवट स्काई जो है वो उनका मेन नाम था। इन्होंने ये बनाई थी 1875 में, और कहाँ पर बनाई थी, USA में, ठीक है। और लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ईयर आता है, दैट इज़ योर 1882। ये UPSC में एक बार पूछ रखा है, इवन HS में भी आई थिंक शायद क्वेश्चन आ रखा है। 1882 में हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट करते हैं ये अदियार में। अदियार जो है वो प्रेजेंट टाइम में पार्ट ऑफ मद्रास, मद्रास में ये है, और मद्रास में जो है वो ये हेडक्वार्टर बनाते हैं। ये जो हेडक्वार्टर है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो कितने इन डेप्थ में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जो है वो लीडर थे वो था 1889 में, जो एनी बसंत है,
ठीक है, इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को और भारत आई थी। और इन्होंने जो है वो एक तरह से होम रूल लीग को भी जो है वो शुरू किया था टू इंट्रोड्यूस स्वराज। इनके लिए जो स्वराज का कंसेप्ट था उसको जो है वो स्प्रेड करने के लिए मासिस में इन्होंने जो है वो एक तरह से जो है वो शुरू की थी होम रूल लीग। इसको हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। और 1917 में जो है वो जब कलकत्ता सेशन हुआ था तो उसमें जो है वो एनी बसंत ने जो है वो प्रिसाइड किया था। तो इतना इंपॉर्टेंट जो है वो रोल जो है वो एनी बसंत प्ले करते हैं। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड लिटन को नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।